नमस्कार आप सभी लोगों को। एक बार फिर से हम सभी लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस मंच के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ विभागीय व्यस्तता, बोर्ड परीक्षा इत्यादि के कारण से जो है कुछ इनोवेटिव टॉपिक पर, कुछ स्ट्रेटजी को लेकर के हम लोग इधर लंबे समय के बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अध्ययन का अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, चाहे वो पढ़ने की हो, रिवीजन का हो या प्रभावी तरीके से लेखन का हो। और इसी आधार पर टीचर को भी अध्यापन में क्या इनोवेशन लाना चाहिए, क्या इनोवेटिव जो है टूल्स को यूज करना चाहिए, जिससे कि उनका जो कक्षा कार्यक्रम है वो इंटरेक्टिव हो सके, बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके। इन सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा के पहले 15 से 20 स्कूलों में मैंने देखा कि किस तरीके से बच्चों की स्ट्रेटजी होती है पढ़ाई करने की, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। और बोर्ड परीक्षा जब एकदम क्लोज आ गया या कोई भी एग्जाम हो, जब आप क्लोज में एकदम पहुंच जाते हैं, तब उसमें बहुत व्यापक स्तर पर रणनीति बनाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं या अगर एकेडमिक लेवल पर हैं, तो जब सत्र प्रारंभ हो रहा हो तब हमें एक दीर्घकालिक व्यापक स्ट्रेटजी और रणनीति बना लेना चाहिए, जिसके आधार पर हम आगे का अपना समय सदुपयोग करें, ताकि परीक्षा जब आप हमारे क्लोज आए तो निश्चित तौर पर हम एक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी क्रम में हम लोग अपने आज के इस कक्षा कार्यक्रम की रणनीति को लेकर के जो चलते हैं कि किस तरीके से जो है हम सभी लोगों को अध्ययन और अध्यापन की इस अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारने की और लागू करने की जरूरत है। अध्ययन और अध्यापन, जैसा कि आप समझते हैं कि पढ़ने और अध्ययन करने में अंतर होता है, पढ़ने में और अध्ययन करने में अंतर होता है। जैसे पढ़ने का तात्पर्य, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसका उच्चारण करते हुए आगे हम बढ़ जाते हैं, उसके बारे में हम थिंकिंग के लेवल पर नहीं जाते हैं, या सोचने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर हम नहीं जानते हैं, या उसके कंटेंट को हम अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करने पर नहीं जाते हैं। लेकिन जब अध्ययन की बात होती है तो उसमें ये सारी बातें निहित होती हैं कि जब हम किसी कंटेंट को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे 2-3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का कंटेंट आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, कि उसके सभी पक्ष और पहलू जो भी उससे जुड़ते हैं वो सारे आपके पास कंटेंट होना चाहिए, जिसे कि आप अध्ययन सामग्री कहते हैं। तो जब उसके सभी पक्ष और पहलू कंटेंट के होते हैं, तो आप जो है जब भी बैठिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो उसके पूरे पार्ट या उसके सभी पक्ष, उसके सभी टॉपिक्स को जो है देखिए कि कोई भी लेसन है और कोई भी टॉपिक है तो उसके जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो सभी को एक साथ में पढ़ने का जो प्रयास कीजिए। क्योंकि यदि हम कोई टॉपिक प्रारंभ करते हैं और कुछ दूर तक जा करके जो है छोड़ देते हैं और दोबारा फिर बैठते हैं, तो जब आपने बंद किया पढ़ाई तो उस समय आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूरे पाठ्यक्रम को या पूरे टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। जब पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में ना तो थिंकिंग के लेवल पर जा पाएंगे, यानी जिसको कहते हैं चिंतन करना उसके बारे में, और ना ही कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और जब निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे तो आप अपने माइंड में उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये होना चाहिए कि जब भी आप बैठे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो इतना समय आपके पास होना चाहिए कि वह टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि पढ़ने के बाद उसके बारे में सोच सके, चिंतन कर सके और उसको माइंड में ऑर्गेनाइज कर सके। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो अध्ययन की हुई अध्ययन सामग्री है या टॉपिक है ना, वो आपके माइंड में ड्यूरेबल होता है, वो आपके माइंड में टिकाऊ होता है, जल्दी भूलता नहीं है, या उससे संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं आने वाले समय में उसे आसानी से जो है आप लिख पाते हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि पढ़ने और अध्ययन के स्तर पर जो है अंतर करती हैं। तो इन सारी बातों को सोचते समझते हुए हमें पढ़ना है। और हमारी जब पढ़ाई हो तो केवल तथ्यात्मक या सूचनात्मक नहीं होना चाहिए,
तथ्यों का अपना महत्व तो है, लेकिन केवल तथ्य और सूचना पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में समझ आधारित पढ़ाई होनी चाहिए। समझ आधारित पढ़ाई का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप, जैसा कि आप समझ का मतलब है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो जैसा भी हमने अध्ययन के स्तर पर बातचीत करते समय बताया कि कोई भी टॉपिक हो, उसके सभी जो है आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई कारण के रूप में होता है, कोई प्रभाव के रूप में होता है, कोई उपाय के रूप में होता है, कोई सुझाव के रूप में होता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो उसके सभी पक्षों को जोड़ करके जब पढ़ते हैं तो एक उसमें धारा प्रवाह, एक उसमें दिशा होती है कंटेंट की, और उस दिशा में जब आगे आप बढ़ते जाते हैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचना जहां आसान होता है, वहीं टॉपिक को ऑर्गेनाइज करना, अपने मस्तिष्क में रखना जो है आपके लिए सूटेबल होता है, सहज होता है। और इसके बाद उससे संबंधित सवाल यदि किसी परिवर्तन के साथ भी पूछे जाते हैं, कुछ जोड़कर पूछे जाते हैं, या कुछ निकाल कर पूछे जाते हैं, या कुछ 2-3 टॉपिक को एक में जोड़ करके पूछे जाते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है जाते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि इस तरीके के प्रश्नों की बहुलता होती है। वहां पर सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि वनों का क्या महत्व है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। वहां कोई केस स्टडी रखी जाती है और फिर उसके बाद आपसे परिणाम और उस पर आपका सुझाव मांगा जाता है। तो ये तभी इस तरीके से पूछे जाने वाले सवालों का उत्तर देना आपके लिए सहज और सरल होगा जब आप समझ आधारित पढ़ाई करें। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो है सभी आयामों को जोड़ कर देखें, सभी आयामों को एक दूसरे से जोड़ करके देखें। उसमें जो है एक धारा प्रवाह होना चाहिए। अब इसमें 2-3 पॉइंट और है, जैसे कि कोई चीज होता है अल्प से दीर्घ की तरफ आप जा सकते हैं, जो कंटेंट को सरल बनाता है, धारा प्रवाह बनाता है, जैसे अल्प से अधिक की तरफ जाते हैं। या कोई अगर पीरियडिक चीज हो, काल के आधार पर अलग अलग हो, तो उसके पहले से लेकर के बाद तक की जो है चरण में धीरे धीरे जो बढ़ना चाहिए। यदि भूगोल का प्रश्न है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, या दक्षिण से उत्तर की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो मतलब एक उसमें एक ट्रेंड बनाना चाहिए। तो ऐसे जब आप प्रश्नों पर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके स्टडी को साइंटिफिक बनाता है, और इससे भूलने की दर कम होती है, और आपकी प्रस्तुति बेहतर होती है, प्रभावी होती है, सामने वाले को समझने योग्य होती है। तो इस तरीके की चीजें जब आप अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी होता है। तो ये रही बात जो है तथ्य और सूचना। क्या तथ्य अनावश्यक होते हैं? नहीं, तथ्यों का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक को लिख रहे होते हैं धारा प्रवाह गति से, तो कभी कभी आप अपनी बात के समर्थन में इन सारी चीजों को रखते हैं। जैसे किसी वर्ष में जो है रिपोर्ट, कोई मान लीजिए जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कोई रिपोर्ट आता है, और आप जब जो है, जैसे मान लीजिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न, या इस तरीके के किसी टॉपिक पर जब आप लिख रहे हो और कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न टॉपिक पर लिख रहे हो, और एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है कि एसिड अटैक की घटना 2024 में कितना रहा, तो आप जब इस बात से जो है उसका समर्थन करते हैं अपने कंटेंट का, अपने टॉपिक का, तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर जो है बहुत ही प्रभावी हो जाता है, और वह परीक्षक के लिए इतना आसान करता है कि वो आपके बारे में एक बेहतर राय कायम कर सके। तो ये एक आधार होते हैं आपके पढ़ाई लिखाई का, और इन सारे बिंदुओं के माध्यम से अपने पढ़ाई को, अपने अध्ययन को आप डिफरेंट कर सकते हैं, कंटेंट को प्रभावी बना सकते हैं लेखन के स्तर पर। परीक्षक के लिए ये आसान बना सकते हैं कि वो आपके बारे में एक बेहतर निष्कर्ष निकाल सके। तो ये जानकारी और यह एक अप्रोच है, एक उपागम है जो आपको अपने अध्ययन में, अपने अध्ययन की रणनीति के रूप में डेवलप करना होगा, और इससे जो है भूलने की गति जो है कम होती है। क्योंकि मानविकी में जो है, जब हम मानविकी के क्षेत्र में कोई चीज पढ़ते हैं
तो वो फार्मूले पर आधारित नहीं होता है। मानविकी का मतलब ही होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो मानव स्वभाव और मानव की गतिविधियों पर आधारित होता है। और जब कोई भी टॉपिक इस तरीके से आधारित होता है जो मानव स्वभाव पे हो, तो उसमें कोई फार्मूला या कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं बनाया जा सकता। ये बात जो है महत्वपूर्ण होती है। तो इन सारी बातों को सोचते समझते हुए हमें अपने बात को आगे ले जाना चाहिए। इसी के साथ में जो है अब हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट जैसे पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल अपना बनाते हैं और बहुत ही जटिल टाइम टेबल बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक सामान्य जो है आपका टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे मॉर्निंग में हम क्या पढ़ रहे हैं और इवनिंग में क्या पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का होना चाहिए। कुछ बच्चे 10 मिनट 15 मिनट की 8:15 पे ये करेंगे, 8:15 से 8:45 तक ये करें। इतना सब जो है बहुत जटिल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो पर्यावरण से, आपके बड़े के साथ, आपके टीचर के साथ जो दशाएं होती हैं उनसे प्रभावित होती हैं, और मौसम की दशाएं प्रभावित करती हैं। आपका व्यक्तिगत स्वभाव होता है, आपकी व्यक्तिगत सोच होती है, इसलिए उसे मशीन बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बल्कि एक मानव स्वभाव की विशेषताओं को स्वीकार करते हुए एक सामान्य जो है वर्गीकरण करना चाहिए। उसके आधार पर जो है आपको जो है अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए। तो जब आप पढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो आप जैसे ये सोच लीजिए कि एक महीने में हम मोटा मोटा ये बना लेते हैं कि मैथ्स के इतने टॉपिक, या जो है भूगोल के इतने टॉपिक पढ़ेंगे, इतने हिंदी के इतने टॉपिक, लगभग इस तरीके से मोटा मोटा एक बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको हम जो है उस समय फ्रेम में जो है पूरा करने का प्रयास करें। तो ये मिनट और सेकंड वाली बात को नहीं जानना चाहिए, क्योंकि आप एक मानव हैं, आप समाज की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। आप कंप्यूटर नहीं, मशीन नहीं है कि आप टाइम से चल रहे हैं और टाइम पर बंद होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इन आधारों पर एक सामान्य जो टाइम टेबल होना चाहिए, और टाइम टेबल होना भी आवश्यक है, क्योंकि तब आप जो है हमेशा उस टाइम की लिमिट के आधार पर मोटिवेट होते हैं कि हमें इस काम को पूरा करना है। और इसका मूल्यांकन भी बीच बीच में होते रहना चाहिए कि हमने जो सोचा था वो किया कि नहीं। यदि नहीं किया तो उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण का निवारण क्या है, और उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सी ऐसी मानव दशाएं होती हैं, सामाजिक जीवन की अपनी मांग होती है, जिसे पूरा करने के क्रम में आप एक लय से नहीं कभी चल सकते, क्योंकि मानव जो स्वभाव है वो प्रभावित होता है, एक्सेप्ट करता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको प्रभावित करेंगे, जो आपके निरंतर लय को डिस्टर्ब भी करेंगे। तो ये बहुत घबराने की बात नहीं है, ये सभी के जीवन में होता है और इससे कोई समस्या नहीं है। एक चक्र के रूप में पढ़ाई होती है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ाई होगी, तो 5वें दिन 6वें दिन हो सकता है कुछ कम हो। तो ये सबके साथ में होता है, ये सब मानव स्वभाव की दशाएं हैं। क्योंकि कई बच्चों की तरफ से प्रश्न पूछा गया था कि सर पढ़ने का प्रयास करते हैं, 2-3 दिन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, या पढ़ने का मन नहीं होता है। तो ये स्वभावगत बातें हैं, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मशीन की तरह से नहीं पढ़ना है, आप खेलते भी रहिए। आपके जीवन में खेल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, खेल भी आप कीजिए। 1 घंटे 45 मिनट या 40 मिनट या 50 मिनट आप खेलने पे भी जो है समय अवश्य दीजिए। कुछ 4-6 मित्रों दोस्तों के साथ भी कभी जरूर बातचीत करने का प्रयास कीजिए, इससे आप रिफ्रेश भी होते हैं, आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आपके एक्टिविटी में विविधता जो है आती है। योग के लिए आपके पास समय हो तो कुछ नहीं तो 20 मिनट 25 मिनट आप योग भी कीजिए। तो ये आपके जीवन को जो है संतुलित करेंगे, जो है आपके शारीरिक मानसिक विकास के आधार को बनाने का जो है काम करेंगे। तो इस आधार पर जो है, जैसे कि एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था समझ आधारित पढ़ाई, दूसरा ये था कि आप जो है अपने पाठ्यक्रम का वर्गीकरण कर लेते हैं और उस आधार पर जो है आप पढ़ने का काम करते हैं। अगली बात जो थी वो रिवीजन का है। ये समझ लीजिए, जो ये टॉपिक है, ये जो बिंदु है, रिवीजन का बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से आप जो आपने पढ़ाई किया उसका आप मूल्यांकन कर पाते हैं कि हमने कितना जो है, जो लर्निंग होता है, लर्निंग कोई चीज, लर्निंग शब्द होता है ना, लर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीखना या अधिगम उसको बोलते हैं जो है,
कि आप किसी चीज को जो पढ़ रहे हैं वो कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, उससे लर्न कितना कर पा रहे हैं। इस चीज को तभी आप कर पाएंगे, तभी आप इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे जब आप उसके बारे में सोचें, उसके बारे में जो है सोचें, उसका रिवीजन करें और आप निष्कर्ष निकालें कि जो हमने जिसका अध्ययन किया था, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा था, उससे कितना हमें प्राप्त हुआ और क्या भी उसमें मिसिंग है। यदि मिसिंग है तो उसका फिर से हमें देख लेना चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो जाए टॉपिक, कि हम दोबारा जब हम उससे संबंधित कोई प्रश्न देखें या उसके बारे में कभी कोई पूछा जाए तो हम अच्छे तरीके से उसका उत्तर देने की स्थिति में हो। तो रिवीजन का बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, दिन भर में टॉपिक पढ़ा, इसके बारे में कई बार मैंने बताया भी है क्लासेस में भी, वीडियो क्लासेस में भी, और बच्चों के साथ में जो कार्यक्रम होते हैं, कि रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट है कि जैसे दिन में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी, मान लीजिए 6 घंटे 5 घंटे जो भी आपने पढ़ा, तो शाम को 10 मिनट आप उसके बारे में जरूर निकालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत जोर दे करके मैं प्रभावी ढंग से हमेशा से ये बात रखता हूँ कि रिवीजन 10 मिनट आप जरूर कीजिए। कुछ ना कर पाइए, खाना खा करके जब आप लेटे हो तो उसी टाइम आप सोच लीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा। बस कुछ बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। यदि आपने साइंस में कोई चीज़ पढ़ी हो तो उसके बारे में सोचिए क्या टॉपिक मैंने पढ़ा था और वो क्या है। फिर उसी तरीके से आपने ज्योग्राफी में कोई चीज़ पढ़ा, हिंदी में कोई चीज़ पढ़ा, या मैथ में भी आपने जो है कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसके बारे में भी सोच लीजिए। उससे क्या होगा कि वो कम समय में एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरा जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये नया किस्म का टॉपिक है, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं, उसका रिवाइज उस टॉपिक को करते हैं, तो आप उसके सभी पक्षों से एक बार फिर अपने आप को गुजारते हैं और इससे जो है वो तुरंत जो है ताज़ा हो जाता है आपके माइंड में और भूलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि 1 महीने के अंदर तीसरी बार आप जरूर कम पढ़िए, कोई बहुत समस्या नहीं है। 50 किताब पढ़ने से बेहतर है कि आप 10 किताबों को 5-5 पढ़िए। 10 किताबों को आप 5-5 बार पढ़िए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि 50 किताबों को पढ़ डालिए। आप यकीन मानिए कि मानव स्वभाव की, पर्यावरण की, भागदौड़ की, जीवन की जो दशाएं हैं वर्तमान समय में, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली इतनी चीज़ें हैं, आपको विचलित करने वाली जो चीज़ें हैं, ये भी जो है कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो है टॉपिक ही आज की डेट में जो है बनता है। बेचने वाली बात अभी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, बट अभी इतना हम लोग समझ लेते हैं कि रिवाइज करने का, रिवीजन करने का कॉन्सेप्ट है। एक तो उसी दिन आप शाम को 10 मिनट उसके बारे में सोच लीजिए। दूसरा यह है कि 1 महीने के अंदर उसको जरूर पढ़िए। भले आप सोच रहे हो कि हमें 15 टॉपिक के बजाय आपका 10 ही टॉपिक तैयार हो, पर तो रिवीजन उसका जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लर्निंग लेवल को, आपके लर्निंग लेवल की क्वालिटी को जो है बढ़ाता है, उसकी इंटेंसिटी को जो है बढ़ाता है, उसको ड्यूरेबल करता है और आपके कंटेंट को ठोस बनाता है कि आपकी तैयारी उस पर ठोस हो गई है, सॉलिड हो गया है। तो इसलिए आप जो है उसी दिन शाम को और 1 महीने के अंतर्गत तीसरी बार आप जरूर उसका जो है उसका रिवीजन जो है कर लें, जिससे कि वो कंटेंट जो कि मिसिंग हो रहा है उसका कुछ ना कुछ पार्ट। देखिए, जब आप 100 पॉइंट आप पढ़ते हैं ना, तो वो धीरे धीरे ना उसमें कुछ मिस होने लगता है। तो जब आप रिवाइज कर लेते हैं तो वो पुनः ताज़ा हो जाता है और आपके माइंड में ड्यूरेबल हो जाता है। और ईमानदारी से यदि आपने, निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि यदि आपने रिवाइज कर लिया तो आप यकीन मानिए कि वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? एक नया शब्द यहाँ पर आ जाता है, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई प्लान किसी दिन बनाते हैं, उस प्लान को मेहनत से, समय के रहते, अनुशासित ढंग से, सही तरीके से, पॉजिटिव होकर, मोटिवेट होकर जब हम कोई काम करते हैं और उस समय के अंतर्गत सही तरीके से, गुणवत्तापूर्ण ढंग से उस काम को पूरा करते हैं, तो वही आपकी उस काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी होती है। ईमानदारी केवल झूठ बोलना ही नहीं है, बल्कि ईमानदारी हमेशा अपने प्रति होने की है कि आप कितना अनुशासित रहते हैं। और अनुशासन का मतलब ये हुआ कि जो आपने अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जो आपके लाइन खींची गई है, जो आप के करने की जो है तरीके होते हैं, जो आपका समय होता है, उस समय में सही तरीके से जब आप किसी काम को करते हैं तो वो जो है आपको अनुशासित बनाता है। यह अनुशासन का आधार होता है। तो ईमानदारी और मेहनत से आप इस तरीके से जो है जरूर आप कीजिए और उस टॉपिक का जो है आप रिवीजन और उसको रिवाइज आप जरूर कीजिए। जैसे डिस्ट्रैक्ट करने की बात विचलन की है ना, आज के समय में
डिजिटल की जो दुनिया है ना, बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इससे बचने की जरूरत है और मूल्यांकन करने की जरूरत है। जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उस पर समय खर्च करने की जो है आवश्यकता नहीं है। या कभी आपने देख लिया तो देख लिया, लेकिन हमेशा आपका समय उस पर खर्च नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को आपको जो है सोचते हुए जो है काम करना है। और यह एक वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि डिजिटली व्यक्ति को जो है गलत तरीके से जो इम्पैक्ट कर रहा है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको विचलित कर रहा है, उसके समय का दुरुपयोग करता है। और समय का जो क्वालिटी टाइम है, जो आपका क्वालिटी टाइम है, वो आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके लर्निंग लेवल पे, आपके कंटेंट की तैयारी पर, आपके पढ़ाई की स्ट्रेटजी पर खर्च हो सकता था, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें इन सारी बातों से जो है बचने की ज़रूरत है। अभी जब पाठ्यक्रम का आप वर्गीकरण कर लेंगे और मेहनत ईमानदारी से आपको पढ़ने का प्रयास करेंगे और रिवाइज कर लेंगे, तो एक बात आती है लेखन का। क्योंकि जो लेखन, आप किसी चीज को पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप लिखते कैसे हैं। क्योंकि परीक्षक जो है एक एक व्यक्ति से मिलता नहीं है, वो आपकी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को परखने का जो है प्रयास करता है कि आपकी समझ क्या है। इसलिए लेखन बहुत ही प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। इसमें अभी जैसे बोर्ड परीक्षा चलती है या कोई भी एग्जाम हो, वहां पे बच्चों से पूछा क्या जाता है, 30 से 40% बच्चे तो प्रश्न जो पूछा गया है उससे एकदम डिफरेंट उत्तर लेते हैं। उनको यही नहीं पता है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि भाई प्रश्न पढ़ते समय आप अपना दिमाग खोल के रखो, सामने रखो और ये सोचो कि प्रश्न पूछा क्या है आपसे जा रहा है। यदि जो प्रश्न पूछा जा रहा है और उसकी समझ आपको हो गई तो आप समझ लीजिए कि आधा तो आपकी जीत हो गई। कि प्रश्न की दिशा में आप अपना उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न ध्यान से जो पढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। और देखिए ये एक दिन में नहीं आता, यह एक संस्कृति है जिसका विकास आपको करना होगा। अध्ययन की भी एक अपनी एक संस्कृति होती है। जैसे जीवन यापन के लिए हम लोग सामान्यतः संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो व्यक्ति के उठने बैठने, कपड़े पहनने, खाने पीने, रहने का जो तौर तरीका होता है वो जो है समाकलित रूप में एक सामाजिक संस्कृति होता है। लेकिन वैसे अध्ययन की भी अपनी संस्कृति होती है कि व्यक्ति के पढ़ने का, किस व्यक्ति के अध्ययन करने का क्या उपागम है, क्या तरीका है, उसकी सोचने का क्या तरीका है, लिखने का क्या तरीका है, किसी से बात करने का क्या तरीका है। तो यह अध्ययन की एक संस्कृति होती है और इस बात को जो है आपको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो लेखन के स्तर पर हम लोग आते हैं। जब आप प्रश्न को लिखना शुरू करते हैं तो आपका उत्तर, ये कभी सोचकर मत चलिए कि बहुत बड़ा उत्तर लिखने से बहुत ज्यादा नंबर मिलता है। देखिए हो सकता है किसी परीक्षा में या कभी इस तरीके की परीक्षा हो जो बहुत ही गंभीरता से न ली जा रही हो, वहां पे ऐसा हो सकता है। परंतु जब आपके भविष्य का निर्धारण करने वाली कोई परीक्षा होगी, यानी कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो आपका मूल्यांकन उत्तर में लिखे गए उन्हीं शब्दों से होगा जो प्रश्न में पूछे जाने वाले उत्तर से हो सकता है। तो शब्द वही डालिए जो प्रश्न का उत्तर बन सकता है, न कि जो है प्रश्नों के सीमा को, प्रश्न के उत्तर की सीमा को बढ़ा सकता है। भले आप जो है कोई उत्तर लिख रहे हो, 3 पेज के बजाय आप 1.5 पेज 1 पेज में लिखिए, लेकिन वही बात लिखिए जो प्रश्न का उत्तर हो। क्योंकि किसी के पास आज की भागदौड़ की दुनिया में आपके ऊपर अनावश्यक समय खर्च करने का समय नहीं है। प्रश्न पूछा कुछ गया है और आप कुछ लिखेंगे तो क्यों आपको उत्तर दिया जाए, नंबर क्यों दिया जाए? नंबर नहीं दिया जा सकता। इसलिए आप कम लिखिए, संक्षिप्त लिखिए, बट वो लिखिए जो प्रश्न की डिमांड हो। इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। और दूसरा ये है कि आप अपने लेखन को डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आज के समय में इनोवेशन हर क्षेत्र में हो रहा है, वैसे भी इनोवेशन आपको अपने उत्तर में भी करना है। चाहे फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में बहुत सारी चीजें आ गई हैं जहां पे कंटेंट को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का जो है तरीका अपनाया जाता है। जैसे अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में मैंने देखा कि एक कंटेंट को भारत निर्वाचन आयोग ने समझाने के लिए किस तरीके का सहारा लिया और उससे चीजें कितनी आसानी से आपके माइंड में इमेज क्रिएट करती हैं। देखिए जैसे ये आपकी जो है पब्लिक है, पब्लिक ने चुनाव के दौरान
कोई शिकायत किया कहीं पर किसी भी तरीके के नियम कानून और जो आचार संहिता उसके उल्लंघन के लिए, तो ये जो है एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा है। उसको वहां पे जो है इसको आप कह सकते हैं कॉल सेंटर। हालांकि इसको डीएलएमसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे जो है शिकायत जाती है। इसके बाद ये जो है एक टीम काम करती है चुनाव के दौरान, जिसको एफएसटी यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम कहा जाता है। इसके पास जो है सूचना जो है जाती है, इनके माध्यम से ये यहाँ पे करते हैं, ये यहाँ पे करते हैं। ये जा करके उस प्लेस को जो है देखते हैं, वो प्लेस जो कि घटना स्थल है, घटना स्थल पर जाकर के देखते हैं और जांच करते हैं। पुनः इनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है, आरओ के पास जाती है। आरओ इस पे जो है डिसीजन लेता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से यह एक चक्र होता है और यह चक्र आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है कि किसी टॉपिक को जो समझने के लिए फ्लो चार्ट कितना आसान कर देते हैं। तो यह एक फ्लो चार्ट की व्यवस्था है। तो आप जब उत्तर लिखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को फ्लो चार्ट के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। इसी तरीके से फ्लो चार्ट के साथ साथ जो है आप उसमें दंड आरेख बना सकते हैं। जैसे कोई किसी कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की बात हो रही हो, तो उसमें 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में, 15, 20 और 25 इस तरीके से आप बढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो है 240 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है, 260 हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि 300 से ज्यादा मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन। तो यह उत्पादन को भी आप ऐसे दिखा सकते हैं कि जो कि बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप अपने कंटेंट में लेखन के स्तर पर क्या चीज डाल सकते हैं वो इन सब बातों से समझा जा सकता है कि आप फ्लो चार्ट का सहारा ले सकते हैं, दंड आरेख का सहारा ले सकते हैं, पाई चार्ट का सहारा ले सकते हैं, जो कि किसी भी अलग अलग जो है आइटम को वो परसेंटेज में दिखा सकता है या डिग्री कोण में दिखा सकता है। एक वृत्त पर जो है 360 अंश का कोण होता है या 100% होते हैं। तो अलग अलग उसमें जो है कलर से उसको जो है उसमें दिखाया जाता है सामान्यतः बुक्स में। लेकिन आपको बहुत रंग बिरंगी चीजें नहीं बनाने की आवश्यकता है, बस उसे सिंपल जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन के माध्यम से आप बना सकते हैं, ताकि एक जो है उसमें मेच्योरिटी, परिपक्वता भी जो है आपके उत्तर में जो है दिखनी चाहिए। तो इनका भी सहारा ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई रिपोर्ट आ रही, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि समय समय पर इस तरीके की जो आपराधिक गतिविधियों से संबंधित रिसर्च करके जो आपको रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे यूएनओ की कोई रिपोर्ट आ रही है, यूनेस्को की कोई रिपोर्ट जो है आ रही है, इसी तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोई रिपोर्ट दिया, एनजीटी, जो कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को निस्तारित करने का एक जो है न्यायिक मंच है। ऐसे ही जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो कि विभिन्न बिंदुओं से संबंधित रिपोर्ट समय समय पर जारी करते हैं। अगर उन सभी रिपोर्ट्स को भी आप शामिल करते हैं तो कंटेंट आपका न केवल इफेक्टिव होता है बल्कि अद्यतन हो जाता है, अपडेटेड हो जाता है। तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव आपके उत्तर में मिलता है। इसी तरीके से कोई लेखक हो, प्रसिद्ध लेखक हो, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, साहित्य का हो, तो उसकी भी बात लिखी जा सकती है। कुछ किताबें हो सकती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उसको भी आप कहीं कोट कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने बहुत सारी किताबें लिखी, उन किताबों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है, उसकी भी बात आप कोट कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी किताबें हो सकती हैं। ऐसे ही परिभाषाएं होती हैं, एग्जाम्पल्स, परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, जो कि आप के उत्तर लेखन के मध्य में कुछ ऐसे ठोस लाइनें के रूप में जो है आती हैं, जो कि परीक्षक को आकर्षित करती हैं। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण तरीका है अपने उत्तर को प्रभावी बनाने का। तो दो तीन बातें लेखन के अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रश्न आप पढ़ करके प्रश्न के अनुरूप उत्तर, उसके द्वारा पूछे गए जो है प्रश्न के द्वारा पूछे गए बातों को ही जो है आप लिखने का जो प्रयास कीजिए, प्रश्न को समझ करके, ये बेसिक बात है। दूसरा कि टू द पॉइंट उत्तर लिखने का प्रयास होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जाए उसी को लिखिए, कम सीमा में लिखिए। तीसरा यह है कि आप इफेक्टिव बनाने के लिए इन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं जो अभी हमने आप लोगों को जो फ्लो चार्ट, दंड आरेख, पाई चार्ट, कोई रिपोर्ट, कोई लेखक का नाम, कोई डेफिनेशन, कोई किताब हो, उसका उल्लेख करने की है। ये धीरे धीरे आपके शैली में जो है आपके संस्कृत में आएगा, एकाएक नहीं आ सकता। तो इन सारी बातों को भी जो है आप लोग सोचिए, समझिए और लिखने का धीरे धीरे जो है प्रयास कीजिए। तो लेखन के साथ साथ जो है, जैसे जो शिक्षक हैं, अध्यापन,
अध्यापन की जहां तक बात है, ये जिसमें एक शिक्षक के लिए भी जो है वर्तमान समय में जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को भी अपनी रणनीति में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे वो बच्चों के कक्षा कार्यक्रम को इंटरेक्टिव बना सकें, आपके अध्यापन में बच्चा सम्मिलित हो सके, जिसको कहा जाता है कि इन्वॉल्व होना। तो उसके लिए शिक्षक को भी बहुत कुछ चीज़ें अभी वर्तमान समय में जो है करना चाहिए, और ऐसा करके वो बच्चों के क्लास को रुचिकर बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे बच्चा बोर नहीं होता है। क्लास 2 घंटे का हो ये कोई आवश्यक नहीं है, भले ही 40 मिनट का हो, बट जो चीज़ें हो वो गुणात्मक आधार पे हो, प्रभावी होना चाहिए, बच्चा उसमें सम्मिलित होना चाहिए, बच्चा आपके प्रश्न, आपके द्वारा जो बताई जा रही बातें उस पर प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित कर सके। क्योंकि बच्चे अगर पूछ ही नहीं रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे उसमें सम्मिलित हैं। तो इसके लिए आपको भी कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए, जैसे कभी कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल, कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल कभी आपके समय में हुआ रहा हो, कोई जरूरी नहीं बहुत प्रचलित ही हो, सामान्य किस्म का हो, आपके व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा हो सकता है। अगर वैसे भी एग्जाम्पल को उसमें शामिल किया जाता है, उदाहरण को दिया जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता, कहते हैं अच्छा हाँ क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, और प्रश्न को जो है जानने का और आपके कंटेंट को जानने का वो प्रयास करते हैं। इसी तरीके से कोई कहानी हो आप उसको डाल सकते हैं, यानी कि जो स्टोरी कहीं पे कोई हो उसको भी डाला जा सकता है। इसी तरीके से कभी कभी कुछ कविताएं होती हैं, कुछ पंक्तियां होती हैं, पोएटिक लाइन्स होती हैं, उसको भी आप उसमें डाल सकते हैं, और इसके माध्यम से वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई केस स्टडी आप डाल सकते हैं, कोई घटनाक्रम आप डाल सकते हैं उसमें। केस स्टडी का महत्व अगर आप सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो 4th पेपर में जीएस के जबरदस्त तरीके से उसमें सम्मिलित किया गया, और क्वेश्चन आता ही आता है, वहां से कंपलसरी है प्रश्न पूछना केस स्टडी रिलेटेड, तो वो भी प्रश्न आपके उत्तर को जो प्रभावी बनाता है। तो इस आधार पर जो आप अपने उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप उसमें एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी आप जरूर डेवलप कीजिए, कि आप अपने क्लासेस में क्वेश्चन आंसर सेशन डालिए। देखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन का तात्पर्य केवल आपके द्वारा पढ़ाई गई बातों को जानने से ही नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के विकास से भी होता है। और प्रश्न आपका एकदम सरल होना चाहिए शुरुआती दौर में। आप ये मान के चलिए कि बच्चे को आ रहा है, क्योंकि इससे बच्चा खड़ा होना सीखेगा, बच्चा खड़ा होना सीखेगा कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो जब पहले बार खड़ा होता है या मंच पर जाता है तो उसके हाथ पैर हिलते हैं, ये सब सामान्य बातें हैं, किसी के साथ होती हैं। तो आप उसको खड़ा करने का जो प्रयास कीजिए। जब आप क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो सारे बच्चे उस प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे जो आप पूछ रहे हैं, और इससे आपका क्लास इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें और बिंदु थे जो आपके इस कक्षा कार्यक्रम में हम लोगों ने सम्मिलित किया। तो उम्मीद करते हैं कि नए सत्र प्रारंभ होने वाले हैं, और आप लोग एक विस्तृत रणनीति के साथ जो है इस वर्ष के अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे अगली बार परीक्षा के पहले जब हम लोग मिले तो आपके चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए, और आपकी लेखनी में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और आप एक भविष्य की दिशा को लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम सभी लोगों के कक्षा कार्यक्रम और ही जो है रुचिकर, इंटरेक्टिव और आत्मविश्वास वाला होगा, और आने वाले समय में जो है इसका स्पष्ट जो है अंतर और प्रभाव आपके उत्तर लेखन और परिणाम पर दिखाई पड़ेगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगले सत्र में कुछ नई बातों के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।